Assalamu alaikum students. I hope you are all doing well. Myself Muhammad Munsif Rajput. Now I will discuss about the next topic of AHN, Adult Health Nursing, disorder number 2, oral cancer. Let's start. Now we will discuss about the objectives of unit number 1, oral cancer, disease number 2. To understand what is oral cancer tumor, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ट्यूमर है क्या, ओरल कैंसर है क्या, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ ओरल कैंसर। फिर उसके बाद हमें ओरल कैंसर के आइडेंटिफाई करना है कॉजेज क्या क्या हैं, टू रिकॉग्नाइज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओरल कैंसर। फिर उसके बाद जो इसके साइन सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस हमें वो देखनी है, ओरल कैंसर की क्या हो सकती हैं। टू डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर, जो पैथोफिजियोलॉजी है ओरल कैंसर की वो देखनी है। टू एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। फिर उसके बाद ओरल कैंसर की डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट हमें देखनी है ओरल कैंसर की। देन लास्ट में हमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है नर्सिंग प्रोसेस हर डिजीज़ का। तो इसकी डिजीज़ का नाम क्या है, ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर का लास्ट में अप्लाई करना है नर्सिंग प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओरल कैंसर। व्हाट इज ओरल कैंसर? ओरल कैंसर रिफर्स टू एनी कैंसर दैट डेवलप्स इन द टिश्यू ऑफ द माउथ और थ्रोट। देखो कैंसर क्या है, कोई भी एक जगह का लंप, गुठली नुमा चीज़ जो होती है हमारे माउथ के अंदर, जो कि माउथ में और थ्रोट में डेवलप्ड हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कैंसर कैन अफेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी। अब ये जो कैंसर है ना, ये हमारे जो ओरल कैविटी है उसके वेरियस पार्ट में यानी कि मनी पार्ट्स में जाके अफेक्ट करती है। कौन कौन से पार्ट्स में? इंक्लूडिंग द लिप्स, गम्स, टंग, the floor of the mouth, the roof of the mouth, plate, the inner lining of the cheeks and the salivary glands। ठीक है, अब जो हमारे माउथ में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा माउथ है में टंग है, गम्स है, फ्लोर है, प्लेट है, इनर लाइनिंग, जितनी भी इनर लाइनिंग जहाँ पे भी होगा तो हम उसको ओरल कैंसर कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कॉजेस, किस वजह से ये ट्यूमर हो रहा है और ओरल कैंसर डेवलप हो रहा है। सबसे पहले हमारा ओरल कैंसर इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। समझो कैंसर क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल की। ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन भी कह सकते हैं उसको, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ भी कह सकते हैं। जहाँ पे भी अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाए वो कैंसर डेवलप करती है। अब यहाँ पे क्या है, ये माउथ में हो रही है तो हम उसको उससे क्या रिलेट करेंगे कि ये ओरल कैविटी में हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ओरल कैंसर इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ। ओरल कैंसर का प्राइमरी यानी कि फर्स्टली स्टेप क्या होता है डेवलप होने का, वो होता है एबनॉर्मल ग्रोथ में। ठीक है, अब वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में, विच कैन डेवलप इनटू द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। द मेजर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड। अब ये करता है इसमें जो है ना, ये डिवाइड होते होते ये मेलिग्नेंट कैंसर में चले आता है। ठीक है, अब मेलिग्नेंट आगे बताऊंगा कि मेलिग्नेंट होता क्या है। ठीक है, द मेजर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड्स। अब जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो इसमें हमने दिए गए हैं। टोबैको यूज़, सबसे पहला तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा कैंसर काज करवाता है। स्मोकिंग, सिगरेट्स, पाइप्स एंड द यूज़ ऑफ स्मोकलेस टोबैको। अब देखो क्या होता है, हम सिगरेट पीते हैं, उसके जो ज़र्रात हैं वो हमारे माउथ में रह जाते हैं। ठीक है, उसका जो धुआं है हमारे लंग्स में रह जाता है, वो लंग्स कैंसर करवाता है या माउथ कैंसर करवाता है। दोनों तरह के कैंसर हो सकते हैं। स्मोकलेस टोबैको, अब आजकल क्या आ रहा है, फिल्टर नुमा नस्वार आ रही है या फिर ऐसे नशे आ चुके हैं जिसमें टोबैको नहीं है, लेकिन वो उसका भी कॉज क्या हो सकता है, वो यही कॉज है उसका कि वो आपको कैंसर काज करवाएगी। ठीक है, भले वो टोबैको हो उसके अंदर या टोबैको ना हो। एग्जाम्पल चूइंग टोबैको, बेटल, नट, गुटखा, ये सब चीजें क्या काज करवा रही हैं, टोबैको क्या काज करवा रहा है, ये ओरल कैंसर। Are the most significant risk factors. Tobacco is a direct irritant to the mucous membrane of the mouth and causes genetic mutations that can lead to cancer। अब देखो टोबैको, तंबाकू कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, जो ये डायरेक्ट इरिटेंट कर रहा है हमारी म्यूकस लाइनिंग को, जो माउथ के अंदर जो कवरिंग होती है उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट ही अटैक कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो
जेनेटिक है ना, हमारा जीन टू जीन प्रॉब्लम है वो चलती आ रही है। अब ये क्या करेगा, ये जो टोबैको है हमारे माउथ में जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना माउथ की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसको अफेक्ट करके क्या करेगा, म्यूटेट कर देगा। यानी कि म्यूटेशन बोलते हैं हम चेंज होने को। किसी भी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो जीन चेंज हो जाता है, और वो जीन चेंज क्यों होता है, उसमें कैंसर डेवलपमेंट हो जाती है। अब क्या कर रहा है, कॉजेज जेनेटिक म्यूटेशन दैट कैन लीड टू कैंसर, ये डायरेक्ट कैंसर की तरफ लेके जाएगा आपको। नंबर 2 पे क्या आता है, अल्कोहल कंजप्शन। अब शराब नोशी वो क्या करती है, हेवी एंड प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल कंजप्शन पर्टिकुलरली व्हेन कंबाइंड विथ टोबैको यूज। अब देखो, जो लॉन्ग टर्म से तंबाकू या फिर अल्कोहल कंजप्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ क्या करवाता है, ये रिस्क फैक्टर कर देता है ओरल कैंसर डेवलप होने के लिए। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, ठीक है, रिस्क हो सकता है ओरल कैंसर का। Alcohol can act as an irritant, may help other carcinogens in tobacco penetrate the tissue of the mouth। अब ये करेगा, जो माउथ की जो टिश्यू है, माउथ की जो लाइनिंग है, उन सबको इरिटेट करेगा, ठीक है, उसको जब उस सबको जाकर डिस्टर्ब करेगा, फिर हमारे माउथ में ओरल कैंसर हो सकता है डेवलप्ड। अब नंबर 3 पे आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV इन्फेक्शन। Certain strains of HPV, particularly HPV 16, are linked to oropharyngeal and oral cancer। अब ये करता है HPV पेपिलोमा वायरस जो है, पेपिलोमा इन्फेक्शन जो है, ये डायरेक्टली जो है हमारे ओरोफेरिंजियल यानी कि जो ओरोफेरिंज के पीछे होता है ना, उसको जाके डायरेक्ट अटैक करता है, वो कैंसर की तरफ ले जाता है। HPV कैन लीड टू सेलुलर चेंजेस दैट में प्रोग्रेस टू कैंसर ओवर टाइम। और ये क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैंसर का पेशेंट उसको बना देता है। नंबर 4 पे आता है हमारा पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम आप माउथ की जो है हाइजीन नहीं रखेंगे, तो ये रिस्क फैक्टर हो जाता है किसका, ओरल कैंसर और ट्यूमर डेवलप होने का। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन द माउथ सच एज फॉर्म पुअर डेंटल केयर। अगर क्रोनिक है, इन्फ्लेमेशन माउथ में है, स्टोमेटाइटिस डेवलप्ड हुआ हुआ, स्टोमेटाइटिस की वजह से कार्सिनोमा या फिर ओरल कैंसर ट्यूमर डेवलप हो जाता है माउथ के अंदर, अगर हमने ओरल हाइजीन नहीं रखी या फिर डेंटल केयर नहीं ली। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओरल कैंसर, ये इंक्रीज कर देता है रिस्क को डेवलप करने के लिए ओरल कैंसर को। कंडीशंस लाइक गम डिजीज, पेरिडोनाइटिस कैन प्रोमोट कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स इन ओरल टिश्यू। अब ये करता है, ये सारे जो है ना कॉजेज बताए गए हैं इसमें, कि ये जो चीज़ें हैं ना, हम ये चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से माउथ में सबसे पहले लंप डेवलप होता है, लंप के बाद वो कैंसर बनता है, कैंसर के बाद वो मेलिग्नेंसी में चले जाता है, तो पेशेंट जो है ना माउथ का कैंसर का मरीज बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना होता है। उसके बाद है यूवी लाइट एक्सपोजर। अल्ट्रा वायलेंट रेज जो होती हैं, उससे कोई बंदा एक्सपोज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है ये। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेंट यूवी लाइट पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स हु engage in outdoor activities increase the risk of lip cancer particularly on the lower lip। अब ये करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, धूप से ज़्यादा इनका एक्सपोज होता है, तो ये क्या करते हैं, इनमें जो है ना डेवलप हो सकता है कैंसर, लिप कैंसर हो सकता है, या लोअर लिप कैंसर डेवलप्ड होता है, चांसेस हो जाते हैं इसमें। डाइटरी फैक्टर्स, a diet low in fruits and vegetables and high in processed foods can contribute to oral cancer। अब ये करता है, जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, ये वेजिटेबल्स नहीं इस्तेमाल करता, फ्रूट कम लेता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। डेफिशिएंसी इन विटामिन, स्पेशली विटामिन ए एंड सी, जो विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए एंड विटामिन सी की कमी होने की वजह से कैंसर काज होने का चांसेस होते हैं। इज ऑल्सो लिंक्ड टू हायर रिस्क, और ये हाई रिस्क पे जा सकता है पेशेंट। जेनेटिक फैक्टर्स, जो जीन टू जीन चलते आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली की वजह से जो होती आ रही है प्रॉब्लम्स, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक म्यूटेशंस इन जीन्स रिलेटेड टू ट्यूमर सुप्रेशन सच एज P53। अब क्या है, जो फैमिली हिस्ट्री है, उनके जीन्स में जो है ना म्यूटेशन हो चुकी है, यानी कि जीन्स उनका चेंज हो चुका है, उसमें कैंसर डेवलप हो चुका है, तो वो जीन टू जीन यानी कि पेरेंट्स टू डॉटर, पेरेंट्स टू सन, ये डेवलप होता जाता है, ठीक है। कैन प्रीडिपोज इंडिविजुअल्स टू ओरल कैंसर, फिर ये जो ना फर्दर 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 इंक्लूड होता चले जाता है हमारे फैमिली से।
Chronic irritation, long term से कोई irritation है. Persistent irritation of the oral tissue such as from poorly fitting dentures, sharp teeth और fillings can increase the risk. देखो मुसलसल कोई भी माउथ में irritation है, ठीक है, of oral tissue की वजह से, such as poor ओरली फिटिंग डेंचर्स, हम डेंचर्स यानी कि डेंटल के पास जाते हैं, हम अपने पास उससे डेंटल कैरीज लगवाते हैं, अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हुई है, ठीक है, शार्प टीथ है, किसी नोकीले टीथ की वजह से, या फिर कोई फिलिंग सही से नहीं हुई उसकी वजह से ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर पे. पैथोफिजियोलॉजी का क्या रही है इसकी. एन ओरल कैंसर मोस्ट कॉमनली डेवलप्स फ्रॉम द स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स दैट लाइन द माउथ नोन एज स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा. अब देखो ओरल कैंसर क्या है, मोस्ट कॉमनली जो डेवलप्ड होता है ना वो स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स में डेवलप्ड होता है, वो जो माउथ के अंदर होते हैं, नोन एज स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा. हम इसको स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा भी कहते हैं, SCC. हेयर्स हाउ द पैथोफिजियोलॉजी टिपिकल प्रोग्रेसेस. किस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू ये डेवलप होता है, पढ़ते हैं. सबसे पहले इनिटिएशन. The cancer begins when normal epithelial cells in the oral cavity undergo DNA damage due to carcinogenic factors like tobacco, alcohol और HPV infections. अब देखो क्या होता है, जो हमारा कैंसर है वो कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले नॉर्मल इपिथेलियल सेल होता है. क्या होता है, नॉर्मल इपिथेलियल सेल होता है, ठीक है. अब क्या हुआ, उसकी डीएनए में चेंज हुआ. डीएनए में चेंज किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ज़्यादा हमने क्या कर लिया है, टोबैको इस्तेमाल कर ली है, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा पी ली है, HPV इन्फेक्शन लग चुका है, तो ये क्या करेगा, ये रिस्क कर देगा, स्टार्टिंग फेज में ले आएगा ओरल कैंसर के. This damage may affect tumor suppressor genes like p53 and oncogenesis, leading mutations that promote uncontrolled cell growth. अब क्या करेगा, जो हमारा ट्यूमर सुप्रेसर सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर सुप्रेसर सेल्स होते हैं P53, जो ट्यूमर को कम करते हैं, ठीक है. ये आपको पैथोफिजियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है फर्दर, उसमें आप पूरा का पूरा एक चैप्टर है एबरेंट सेल ग्रोथ, उसमें आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा कि भाई ट्यूमर सुप्रेसर्स क्या होता है, ऑन्कोजीन्स क्या होता है, ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है. ऑन्कोजीन्स बोलते हैं हम कैंसर सेल्स को, ठीक है. अभी क्या कर रही है, इसमें म्यूटेशन कर चुकी है, अभी अनकंट्रोल हो चुके हैं, सेल कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. अब ये डेवलप होते जाएंगे कैंसर के थ्रू, कैंसर बन जाएगा ये, ठीक है. उसके बाद आता है प्रोमोशन. The mutation in the epithelial cells cause abnormal cells proliferation. These cells no longer respond to the body usual checks and balance. अब क्या हो रहा है, जो म्यूटेशन है प्रोमोशन मिल रहा है, यानी कि कोई भी एक्सपोजर उसको मिल चुका है, वो कैंसर के सेल्स उसके अंदर आ चुके हैं, अब वो म्यूटेट करेंगे, अपनी टाइप चेंज कर देंगे. एपिथेलियल सेल्स कॉल एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन. अब वो एक टाइप से लेकर दूसरे टाइप में चेंज हो जाएंगे, ठीक है. एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन यानी कि वन साइड टू अनदर साइड वो चले जाएंगे. फिर क्या होगा, इफ द म्यूटेशंस अफेक्ट जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेल साइकिल. अब क्या होगा, ये जो है ना म्यूटेड जीन्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल कर देंगे, जो कंट्रोल है ना सेल साइकिल, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी सारी की सारी. द सेल्स कैन बिगेन टू ग्रो अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग अ मास. अब क्या करेगा, ये जो सेल्स है ना, जो नए सेल्स डेवलप्ड हुए, एबनॉर्मल सेल्स डेवलप्ड हुए, ये क्या करेंगे, फॉर्मिंग अ मास यानी कि मास बनाते लग जाएंगे, यानी कि एक गुठली बनाना शुरू कर देंगे, वजन नुमा चीज़ बनाना शुरू कर देंगे हमारे माउथ के अंदर. प्रोग्रेशन. एज अ ट्यूमर ग्रोस इट में इन्वेड surrounding tissue and alcohol vessels allowing cancer cells to spread metastasis. अब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे ब्लड वेजल्स में वो आ जाएंगे, ठीक है. वो क्या करेंगे, फैल जाएंगे. अब स्प्रेड होने को बोलते हैं मीटियासिस, यानी कि स्प्रेड होने का वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में वो डेवलप हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मीटियासिस. स्प्रेड उसको बोलते हैं. टू नियर बाय लिम्फ नोड्स टू डिस्टेंट ऑर्गन्स. अब लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड क्या होंगे, वो जो है वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक वो डिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है. इन ओरल कैंसर दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द लिम्फ नोड्स इन द नेक. अब जो और लिम्फ नोड्स होते हैं ना हमारे नेक में पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो और दूसरे ऑर्गन में चले जाएंगे, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है. एंजिनोजेनेसिस. द
Tumor starts to stimulate the growth of new blood vessels. Angiogenesis when provide the tumor with nutrients it need to continue growing and spreading. अब क्या करेगा एंजियोजेनेसिस, क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ग्रोथ को, जो न्यू सेल्स है ना ब्लड वेसल्स में ये आएंगे और वो कॉज कर देंगे, क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है ना हमारे, जो सेल्स की न्यूट्रिएंट्स है वो भी सारे खाने लग जाएंगे ये सेल्स, जो न्यू सेल्स एबनॉर्मल सेल्स हुए हैं ये, और फिर वो कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो होके स्प्रेड होने लग जाएंगे, यानी फैलने लग जाएंगे हमारी होल बॉडी में. Metastasis: once the tumor has grown larger enough, cancer cells may enter the bloodstream or lymphatic system. अब क्या होगा, मेटासिस होगा, इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज सेल्स है ना, ये जो है ना हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में दाखिल होकर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी में दाखिल हो जाएगा. कॉमन साइट्स ऑफ मेटासिस इंक्लूड द लंग्स, लीवर एंड बोन्स. अब कॉमन साइट कौन कौन सी है मेटासिस यानी कि स्प्रेड होने की, वो हमारे लंग्स में होती है, लिवर में होती है और बोन्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्सिनोमा, कैंसर, ट्यूमर ग्रो होने लग जाता है. उसके बाद है मैनिफेस्टेशन ऑफ ओरल कैंसर. The symptoms of oral cancer can vary depending on the location and stage of the tumor. अब क्या सिम्टम उसके बताए गए हैं डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, किस जगह पे है, ठीक है, और स्टेज क्या है कैंसर का. ओरल रीजन, अगर माउथ में है कोई लंप बना हुआ होगा वहाँ पे. अ परसिस्टेंट नॉन हीलिंग सोर और अल्सर इन द माउथ इज ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ ओरल कैंसर. अब परसिस्टेंट यानी कि मुसलसल कोई भी हीलिंग नहीं हो रही, माउथ में कोई जख्म बना हुआ है, ठीक है, वो हील नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर सोर बना हुआ है, अल्सर बना हुआ है, वो क्या काइन है, फर्स्ट साइन है किसका, ओरल कैंसर होने का. दिस सोर्स में बी पेनफुल बट इट सम केसेस दे मे नॉट कॉज पेन इनिशियली. अब क्या होगा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये पेन करवाता है माउथ के अंदर, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेन नहीं होता लेकिन इनिशियल होता है, वो स्टार्टिंग फेज होता है. फिर क्या होगा, रेड और वाइट पैचेस पड़ने लग जाएंगे. ल्यूकोपेलिया और एरिथ्रोपेलिया. ल्यूकोपेलिया वाइट पैचेस और एरिथ्रोपेलिया रेड पैचेस. दिस आर एबनॉर्मल टिश्यू चेंजेस डेट में इंडिकेट प्री कैंसरियस कंडीशंस. अब ये क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल टिश्यू है ना ये चेंज होने लग जाएंगे, ठीक है, और ये इंडिकेट यानी कि हमारे पास इशारा हो जाएगा, इंडिकेशन होने लग जाएगी कि भाई अब ये प्री कैंसरियस यानी कि कैंसर होने से पहले वाले सेल्स डेवलप होने लग गए हैं. ल्यूकोपेलिया अपीयर्स एज वाइट पैचेस. जो ल्यूकोपेलिया क्या है, ये वाइट पैचेस की तरह अपीयर होगा. माउथ में अगर वाइट पैचेस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ल्यूकोपेलिया है, वाइल एरिथ्रोपेलिया प्रेजेंट एज रेड पैचेस. अगर रेड पैचेस नजर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो एरिथ्रोपेलिया नजर कहलाएंगे. बोथ कैन कॉज प्री कैंसरस टू ओरल कैंसर. अब ये दोनों क्या करेंगे, ये प्री कैंसरस हैं यानी कि कैंसर होने से पहले के सेल्स हैं ये, ठीक है, ओरल कैंसर में. पेन और डिस्कम्फर्ट, पेन वाइल चूइंग, स्वॉल्विंग और स्पीकिंग इन कॉमन. अब क्या होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा. कब, जब हम कुछ खाएंगे, चूइंग करेंगे, निगलेंगे, बात करेंगे, उस टाइम पे. सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस अ सोर थ्रोट और पेन इन द माउथ. और कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, किसी का एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमारे गले में बहुत तकलीफ है, और पेन इन द माउथ, और माउथ में भी तकलीफ है. स्पेशली व्हेन द ट्यूमर अफेक्ट्स डीपर टिश्यूज. अगरचे ट्यूमर जो अफेक्ट हुआ है वो डीपर है यानी कि बहुत अंदर जा चुका है उन टिश्यू में, ठीक है, वो तो पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे. नंबर 4 पे क्या है, डिफिकल्टी सॉल्विंग डिस्फेजिया. ट्यूमर्स इन थ्रोट, डिफिकल्टी सॉल्विंग को बोलते हैं डिस्फेगिया. ट्यूमर्स इन द थ्रोट और माउथ में कॉज डिफिकल्टी सॉल्विंग लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट और चोकिंग वाइल ईटिंग. अब क्या होगा, ट्यूमर क्या करेगा, माउथ में और थ्रोट में डिफिकल्टी करेगा जब हम निगलेंगे, कुछ खाना खाएंगे, जब डिस्कम्फर्ट होगी, चोकिंग होने लग जाएगी, तो माउथ जो है बिल्कुल चोक हो जाएगा वाइल ईटिंग, खाते वक्त. persistent sore throat, मुसलसल sore throat यानी कि गले में दर्द है. A sore throat that does not resolve over time and it is accompanied by other symptoms could be indicate for oral cancer. अगर ओरल कैंसर में सोर थ्रोट हो रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ये साइन हो जाता है कि भाई इसको ओरल कैंसर डेवलप होने वाला है, इंडिकेशन मिल जाती है. फिर क्या होता है हमारे पास, वॉइस चेंजेस, आवाज़ का तब्दील हो जाना. हॉर्स, हॉरेस और
muffled voice can occur if the tumor affects the vocal cords or other areas in the throat. अब क्या होगा, हमारी आवाज़ चेंज हो जाएगी, खारदार आवाज़ होने लग जाएगी, ठीक है। वो भी क्या एक साइन सिम्टम्स है किसका, ओरल कैंसर होने का। लंप और स्वेलिंग इन द माउथ और नेक, कोई भी लंप पड़ जाए, लंप हो जाए माउथ में, ठीक है, स्वेलिंग हो जाए, ठीक, माउथ में और नेक में, गर्दन में। द प्रेजेंस ऑफ लम्प इन द माउथ और द नेक कैन इंडिकेट स्वेलिंग लिम्फ नोड्स ड्यू टू मेटासिस। अब क्या होगा, जो लम्प लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स में क्या होगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है मीटियासिस की वजह से, जो स्प्रेड होकर हमारे लिम्फ नोड्स में दाखिल हो चुका है कैंसर, उनमें। इन अर्ली स्टेजेस दिस लंप में बी पेनलेस। अच्छा, शुरुआती स्टेज में क्या होगा, ये जो लिम्फ है ना, ये पेनलेस हो गया, पेन नहीं होगा इसमें। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना किसी वजह से वेट लॉस होने लग जाएगा। एज द कैंसर प्रोग्रेसेस द एंड स्प्रेड्स द बॉडी में एक्सपीरियंसेस। अब क्या होगा, जो प्रोग्रेस है ना वो कम होती जाएगी और बॉडी में जो है ना वो स्प्रेड करता जाएगा, फैलता जाएगा वो कैंसर, और वो आपकी बॉडी खुद एक्सपीरियंस करेगी, जानेगी, पहचानेगी उस चीज़ को। अनइंटेंशनली वेट लॉस ड्यू टू पेन, बिना किसी वजह से जो है हमें पता भी नहीं चलेगा और वेट लॉस होने लग जाएगा ड्यू टू पेन वाइल ईटिंग ऑफ द बॉडी इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स। अब क्या होगा, हमारे जो है बॉडी में पेन रहने लग जाएगा और ईटिंग करते वक्त, खाते वक्त जो है ना बॉडी में एनर्जी जो डिमांड करेगी, भाई मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी लाओ, ठीक है। नमनेस ऑफ ब्लीडिंग, नमनेस होने लग जाएगी, यानी कि झंझनाहट सी होने लग जाएगी। इफ द कैंसर अफेक्ट्स नर्व्स इट्स may leads to numbness in the mouth or faces. Spontaneous bleeding from the gums or mouth lesions is also possible. अब क्या होगा, झंझनाहट सी होगी, ठीक है, टिंगलिंग सी होने लग जाएगी, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ब्लीडिंग होने लग जाएगी माउथ से, गम से, ठीक है, ये पॉसिबल होता है इसमें। बैड ब्रेथ, यानी कि गंदी बदबू आना, इसको हम हैलिटोसिस बोलते हैं। Persistent foul smelling breath that does not improve with oral hygiene could be due to oral cancer. अब ये क्या होगा, persistent मुसलसल क्या अजीब सी स्मेल रहेगी माउथ में, ठीक है, किसकी वजह से, आपने इम्प्रॉपर हाइजीन करी है, मुंह से बदबू आने लग जाएगी, आपने हाइजीन अच्छी तरीके से नहीं करी है, और ये काज करवा देगा आपका ओरल कैंसर। लूज टीथ और डेंचर्स, आपके दांत जो है ना लूज होने लग जाएंगे, ठीक है, दांत टूटने लग जाएंगे, ये भी साइन सिम्टम्स होता है किसका, ओरल कैंसर का। ओरल कैंसर कैन कॉज द टीथ टू बिकम लूज एंड और कॉज डेंचर्स टू नॉट फिट प्रॉपरली ड्यू टू चेंजेस इन द शेप और द जॉ ऑफ माउथ। अब क्या कर देगा, ये जो है ना आपके माउथ का जो है ना उसको चेंज कर देगा, उसकी शेप ही बदल देगा। अब क्या है हमारा, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर ट्यूमर। The diagnosis of oral cancer typically involves a combination of clinical evaluation, imaging, biopsy, and laboratory tests. Key steps in the diagnostic process includes, अब इसमें जो जो प्रोसेस होते हैं वो बताए गए हैं कि हम बायोप्सी कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिंग, बायोप्सी कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं कैंसर की हम वो डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, यानी कि उस बीमारी को जांच पड़ताल करने के लिए प्रोसीजर करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। द क्लिनिकल विल टेक अ डिटेल मेडिकल हिस्ट्री एंड परफॉर्म अ थ्रो ओरल एग्जामिनेशन। अब क्या करेंगे, हम उससे प्रॉपरली उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है पास्ट में, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें माउथ का जो है एग्जामिनेशन करना है टू आइडेंटिफाई विजिबल सोर। देखते हैं कि भाई कितना सोर है, माउथ में एक सोर भी है, लंप गुठलियां हैं, और आइदर एब्नॉर्मलिटीज, और दूसरी एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। इन द माउथ, गम्स टुगेदर एंड थ्रोट, और कहाँ पे, माउथ में, गम्स में और थ्रोट में। द नेक इज ऑल्सो पल्पेटेड फॉर enlarged lymph nodes which may indicates metastasis। अब क्या होगा, हम जो है ना जो नेक के जो लिम्फ नोड्स है उनको पल्पेट करके चेक करेंगे कि भाई उसमें कोई भी मेटास्टेसिस तो नहीं है, अगर वहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब ये मेटास्टेसिस हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है कैंसर। Visual inspection. This includes examining the oral cavity for ulcers, patches, red or white,
and swelling as well as looking for asymmetry or abnormal tissue growth. विजुअल इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे भाई, एग्जाम करेंगे माउथ के, अल्सर चेक करेंगे, पैचेस देखेंगे, रेड और वाइट पैचेस, कोई तरह की स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, उसका सिमेट्री तो पूरी है, शेप तो चेंज नहीं हुई है, अगर कोई एबनॉर्मली है तो उससे पता चल जाएगा विजुअल एग्जामिनेशन से। पल्पेशन, पल्पेट करके चेक करेंगे। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में पल्पेट द लिम्फ नोड, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, नर्स होगा, कोई भी होगा, तो वो चेक करेगा कि लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इन द नेक्स्ट टू चेक फॉर एनी स्वालिन और टेंडर लिम्फ नोड्स, अब चेक करा जाएगा कि इन लिम्फ नोड्स में कोई स्वालिन तो नहीं है, यानी सुजावट तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, कोई टेंडरनेस सख्ती तो नहीं है लिम्फ नोड्स में, विच कुड इंडिकेट्स द स्प्रेड ऑफ कैंसर, ये क्या इंडिकेट कर देगा कि कैंसर स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद आता है नंबर के मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। उसके बाद हमारे अगला ऑब्जेक्टिव है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली इंक्लूड्स रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और ट्रिगर्ड थेरापी, टारगेटेड थेरापी, आइदर अलोन और कंबाइंड विद सर्जरी। अब क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंक्लूड्स की जाती है, उसमें क्या होता है कैंसर के लिए रेडियोथेरापी देते हैं, कीमोथेरापी देते हैं और टारगेटेड थेरापी देते हैं। नंबर 1 पे आती है रेडियोथेरापी, रेडिएशन थेरापी देते हैं, यूज़ हाई एनर्जी रेज टू किल कैंसर सेल्स। अब क्या होगा, हम कोई ऐसी रेजेस उसको देते हैं जिससे जो कैंसर सेल्स है ना वो किल हो जाए, मर जाए पूरे। कॉमन इन अर्ली स्टेज ओरल कैंसर और यूज्ड ऑफन आफ्टर सर्जरी टू डिस्ट्रॉय रिमेनिंग कैंसर सेल्स। अब क्या होता है अर्ली स्टेज, शुरुआती दौर होता है कैंसर का, उसमें करते हैं, या फिर किसी सर्जरी होने के बाद जो माउथ की सर्जरी हो जाती है, कैंसर रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो उसके कुछ सेल्स जो बचते हैं ना उनको किल करने के लिए हम रेडियोथेरापी करते हैं। Can also be used as palliative care to relieve symptoms in advanced stages। अब क्या होता है कुछ ऐसे स्टेजेस होता है जिसमें पेशेंट बिल्कुल डाइंग की तरफ जाता है, तो हम उसके अंदर उसको पेलिएटिव केयर देते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जिसका अब बचने का चांस नहीं है, वो अब मरना ही मरना उसका तय है, तो हम उसके पेलिएटिव केयर कहते हैं, और उसको फिर वो केयर देते हैं जो सिम्टम्स के बेस पे उसको दी जाए। और ये कब होता है, ये एडवांस स्टेजेस में होता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ड्राई माउथ है, माउथ सोर है, टेस्ट चेंजेस है, स्किन इरिटेशन है। साइड इफेक्ट से समझ चुके हैं आप कि माउथ जो है ना ड्राई खुश्क रहेगा, माउथ माउथ में कोई सोर होगा, ठीक है, टेस्ट उसको जबान का जायका चेंज हो जाएगा, स्किन में इरिटेशन रहेगी, बेचैनी सी रहने लग जाएगी। नंबर 2 पे आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यूजेस एंटी कैंसर ड्रग, एग्जाम्पल है सिप्लाटिन 5-FU डिटॉक्सिल टू किल और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। अब ये कुछ ड्रग है जो क्या करती है कैंसर सेल को किल कर देती है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ऑफन यूज फॉर एडवांस और इन वेरिएबल ट्यूमर्स, अगर कुछ एडवांस ट्यूमर बन गए तो उसमें ये मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ रेडियोथेरापी, कीमो रेडिएशन। किसके साथ मिला के करते हैं हम, रेडियोथेरेपी भी साथ करते हैं और कीमो रेडिएशन, दोनों को हम साथ में दे के कैंसर को ट्रीट करते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर, साइड इफेक्ट रोजिया, वोमिटिंग, फटीग, हेयर लॉस, लो इम्यूनिटी। अब क्या होगा इनके कुछ ट्रीटमेंट के कुछ जो है ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, नोजिया रहती है आपको, ठीक है, वोमिटिंग रहती है, फटीग रहती है, हेयर लॉस होने लग जाता है, इम्यूनिटी आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, ड्रग्स लाइक सिटोक्सेमिब टारगेट स्पेसिफिक सेल्स receptor, example EGFR, may be used for patients who cannot tolerate traditional chemo। अब क्या होता है कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो हम उसको टारगेटेड थेरेपी पे लेके जाते हैं, ठीक है। फीवर साइड इफेक्ट्स है इसका सबसे मेन कंपेयर टू कीमोथेरेपी, और ये इससे कंपेयर करता है कीमोथेरेपी से, यानी कि साइड इफेक्ट में क्या क्या होता है, इसमें फीवर रहेगा टारगेटेड थेरेपी में। अब आते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे ओरल कैंसर की। सर्जरी इज ऑफन द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट टाइप ऑफ ओरल कैंसर स्पेशली इन अर्ली और रिसेसिबल स्टेजेस। सर्जरी क्या होती है, कब नीडेड होती है, जब ट्रीटमेंट हमारी प्राइमरी पे हो, जब हम उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब
टाइप्स ऑफ सर्जरी, कौन कौन सी टाइप सर्जरी होती हैं? वाइड लोकल एक्सेशन, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर अलोंग विथ सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू। अब क्या होता है, जो रिमूव करते हैं कैंसर सेल्स को, जो ट्यूमर के सेल्स हैं उसको हम बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैंडिबुलरेक्टोमी और मैक्सिलरेक्टोमी। मैंडिबुलरेक्टोमी यानी कि जो मैंडिबल जो है हम उसको कट करते हैं, ठीक है। मैक्सिलरेक्टोमी यानी कि जो मैक्सिला है उसको कट करते हैं। इफ द कैंसर इन्वॉल्व इन द जो और अपर प्लेट, अगर आपका कैंसर अपर पार्ट में, अपर प्लेट में यानी कि जो फ्लोर है, ठीक है, उसमें हो चुका है, या फिर जो आपका जो है इसमें हो चुका है। ग्लेस्टोमी, पार्शियल टू टोटल रिमूवल ऑफ द टंग इफ द कैंसर इज ऑन द टंग। अगर आपके कैंसर टंग में जा चुका है तो हम ग्लेसोटेक्टोमी करेंगे, ठीक। नेक डिसेक्शन, रिमूवल ऑफ अफेक्टिव लिम्फ नोड्स इन द नेक टू प्रिवेंट स्प्रेड। अब क्या होगा, जब नेक में पहुंच जाता है तो हम नेक की सर्जरी करते हैं, नेक डिसेक्शन करते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, grafts of flaps may be used to restore appearance to functions the major tissue removal। अब क्या होता है, हम ग्राफ्ट लगाते हैं, फ्लैप लगा, या क्या होता है जब हम ऐसी सर्जरीज करते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, ओपन सोर रहता है। अब क्या करते हैं, जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं ना हम उसको वहाँ से कट करके, और जो बीमार टिश्यू है या फिर जो ख़राब टिश्यू है हम उस पर जाके फ्लैप कर देते हैं, उसको जाके जोड़ देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हील होता जाए और उसके साथ जुड़ जाए। पोस्ट सर्जिकल केयर, बाद में सर्जिकल केयर क्या होती है? फोकस ऑन पेन मैनेजमेंट, सबसे पहले पेन मैनेजमेंट पे फोकस रखना है। वुंड केयर देनी है, स्पीच थेरेपी देनी है, उनको समझाना है कि भाई ऐसी बात नहीं है, हील हो जाएगी। एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट, जो न्यूट्रिशन उनको देनी है लाजमी। सम पेशेंट्स में रिक्वायर ट्रेकोस्टोमी और फीडिंग ट्यूब्स टेम्पोरली। कुछ पेशेंट्स में से क्या होता है जिसको हमें ट्यूब फीडिंग देनी होती है, टेम्पररी होती है ये। अब आते हैं हम अपने नर्सिंग प्रोसेस में। सबसे पहले क्या करना है, हमें असेसमेंट लेना है, ठीक है। असेसमेंट में क्या होगा, ऑब्जर्व फॉर लीजन्स और अल्सर इन द माउथ डेट डोंट हील। हमें देखना है कि भाई ऑब्जर्व करना है कोई भी लीजन है या फिर अल्सर है माउथ में जो हील नहीं हुआ है। असिस फॉर पेन, पेन के लिए असिस्ट करना है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिस्फेजिया और स्पीकिंग, उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, कंप्लेन कर रहा है पेशेंट हमसे, ठीक है। स्पीकिंग, बोलने में तकलीफ है, निगलने में तकलीफ है। चेक फॉर स्वेलिंग, ब्लीडिंग और लॉस टीथ। अब देखना है कि भाई कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्लीड तो नहीं हो रहा, ठीक है, दांत टूट तो नहीं रहे, दांतों का लूज तो नहीं हो रहे, ठीक है। आस्क अबाउट वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट और वॉइस चेंज। अब उससे हम पूछेंगे कि भाई आपका वेट लॉस तो नहीं हुआ, आपको भूख कैसी लगती है, आपकी भूख में कमी तो नहीं आई है पहले से, आपकी वॉइस तो चेंज नहीं हुई है। इंस्पेक्ट ओरल हाइजीन एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन और बैड ब्रेथ। अब क्या करेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई ओरल हाइजीन अच्छी तरीके से है नहीं है, कोई साइन तो नहीं है इन्फेक्शन होने का, या फिर कोई बैड ब्रेथ यानी कि अजीब सी फाउल स्मेल तो नहीं है अरिन के माउथ से। रिव्यू हिस्ट्री ऑफ टोबैको, उनसे पूछेंगे भाई आप कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते, अल्कोहल पीते हैं या नहीं पीते ये बताएं। बेटल और नट यूज़, कोई भी दूसरा नशा तो नहीं करते आप। असिस इमोशनल स्टेटस, एंजाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द डायग्नोसिस। अब उसको बताएंगे कि भाई इमोशनल स्टेटस देंगे, यानी कि इमोशनली उसको बताएंगे कि भाई अब आपकी जो एंजाइटी दूर करनी है, अब अंडरस्टैंड करके डायग्नोस प्रोसेस आपका करना है हमें, आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें और आप टेंशन ना लें। तो ये इमोशनल स्टेटस होता है। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोस। इम्पेयर्ड ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर और रेडिएशन इफेक्ट्स। इम्पेयर्ड है हमारा ओरल म्यूकोसा, ठीक है, रिलेट कर रहा है किससे, ट्यूमर और रेडिएशन इफेक्ट से, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू पेन एंड डिफिकल्टी स्वॉलिंग। जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसका न्यूट्रिशन कम है क्योंकि पेन है वहाँ पे, स्वॉल्विंग में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्यूमर और सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक। एक्यूट पेन यानी कि उस टाइम पे पेन स्टार्ट होता है रिलेटेड टू किसकी वजह से, सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि सर्जिकल की वजह से, सर्जरी होने की वजह से वहाँ पे पेन है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू डैमेज और इम्यूनोसप्रेशन। अब क्या होगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा किसकी वजह से, इम्यून हमारा वीक हो चुका है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो चुका है, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आके हमारी बॉडी पे अटैक कर सकता है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज का डिस्टर्ब हो जाना रिलेटेड टू सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेशियल चेंजेस, क्योंकि हमारा जो फेस है उसकी जो चेंजेस हो चुके हैं ना, कि माउथ में ही ओरल कैंसर हुआ तो
इसकी वजह से भी ये रिस्क है, यानी कि पेशेंट को इस चीज़ का वो रहता है, रिस्क रहता है कि भाई इस ये हमारा चेहरा चेंज हो चुका है, हमारा चेहरे की जो है ना सिमेट्री चेंज हो गई है, हम अब बुरे से लग रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। फेयर एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोस ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। उसको एंजाइटी है, फेयर है, खतरा है किस चीज़ का, डायग्नोस के लिए। इसको डायग्नोस कैसे होगा, भाई प्रॉब्लम आगे क्या हो सकती है उसके साथ फर्दर, अब आउटकम क्या निकलेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये कुछ डायग्नोसिस होते हैं। उसके बाद होती है प्लानिंग। द पेशेंट विल मेंटेन अ क्लीन एंड इंटेक्ट ओरल कैविटी। अब पेशेंट को जो है ना क्या करना है, बिल्कुल क्लीन करना है, उसको माउथ जो है ना बिल्कुल साफ कर देना है, यानी कि जो उसमें गंदगी है उनको क्लीन कर देना है। अचीव एडुकेट न्यूट्रिशनल इंटेक। अच्छे से ज़्यादा उसको जो है ना एडुकेट यानी कि ज़्यादातर उसको न्यूट्रिशनल इंटेक देनी है, यानी कि अच्छी से अच्छी उसको न्यूट्रिशन देनी है। रिपोर्ट रिड्यूस पेन लेवल्स यूजिंग अ पेन स्केल। पेन लेवल देखना है कि इसका पेन लेवल कितना है, और फिर उसको बाद में जाकर रिपोर्ट करना है कि भाई पहले इसका लेवल इतना था और अब इतना लेवल हो चुका है। रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। पेशेंट को बिल्कुल रिमेन रखना है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ना लग सके। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लान। डेमोन्स्ट्रेट करना है, देखना है उसको भाई कि पेशेंट अंडरस्टैंड कर पा रहा है ट्रीटमेंट प्लान को या नहीं, या हमने एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बनाया है या नहीं बनाया। एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड बिगेन टू कोप पॉजिटिवली विद द डिजीज। अब क्या करना है, उसकी एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करके उसको लड़ने के लिए हमें तैयार करना है विद द डिजीज के लिए। उसके बाद है इम्प्लीमेंट। अब हमने प्लानिंग कर ली, डायग्नोज कर लिया, असेसमेंट ले लिया, उसके बाद है इम्प्लीमेंट। जो प्लान करा उसको इम्प्लीमेंट करना है। परफॉर्म रेगुलर ओरल केयर विद सॉफ्ट स्वाब और प्रिस्क्राइब्ड माउथ वॉश। अब जो है हमें रेगुलर उसकी जो है ना ओरल केयर करनी है, माउथ का जो ख्याल करना है कि भाई इसकी ओरल हाइजीन अच्छी तरीके से रहे। ऐसे स्वाब देना है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, माउथ को अफेक्ट ना करें। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब की गई है फिजिशियन के थ्रू हमें उसको माउथ वॉश वो देने हैं। प्रोवाइड एनाल्जेसिक ऑर्डर एंड मॉनिटर पेन लेवल्स। जो प्रोवाइड एनाल्जेसिक, जो एनाल्जेसिक के पेन किलर्स हैं उसको दी गई हैं डॉक्टर्स के बिहाफ पे, वो हमें उसको देनी है। ठीक है, पेन लेवल उसका मेंटेन रखना है, पेन लेवल उससे पूछना है कि अब कितना है पेन आपके। इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट सॉफ्ट हाई प्रोटीन मील्स। अब थोड़े अमाउंट में जो है ना उसको बताना है कि भाई अब आपने ये दवाइयाँ ये फूड शुरू करना है, और लिक्विड सप्लीमेंट्स, और उसको जो है ना सप्लीमेंट्स में रखना है लेकिन लिक्विड। ठीक है, कोलोबरेट विद अ डाइटिशियन एंड स्पीच थेरापिस्ट। अब उसके साथ जो है ना कोलोबरेट करना है आपको, डाइटिशियन जो उसको डाइट बता सके पेशेंट को। ठीक है, स्पीच थेरापिस्ट के साथ आपने बातचीत करनी है। ठीक, फॉर स्वालिंग सपोर्ट, जो उसको निकलने में बात को फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर सके, फूड को निकलने में हेल्प आउट करवा सके। एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग स्पाइसी हॉट हॉट और रफ फूड्स। अब पेशेंट को एजुकेट करना कि भाई आपने ऐसा फूड नहीं लेना जिससे आपका माउथ वापसी उस चीज़ में जा सके, ओरल कैंसर डेवलप हो सके। ठीक है, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, फीवर, पस, रेडनेस। देखना कि भाई कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, पस ना हो जाए, रेडनेस ना हो जाए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। इनकरेज करना है भाई आपकी जो है ना फीलिंग्स है बेहतर है। ठीक है, इमोशनल उसको सपोर्ट देनी है। टीच द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, साइड इफेक्ट्स एंड फॉलो अप केयर। उसको बताना है कि भाई आपने दोबारा से दोबारा वापसी आना है, फॉलो अप पे आना है। ठीक है, पेशेंट को उसकी फैमिली को ट्रीट करना है हमें इसकी ट्रीटमेंट के बिहाफ पर, जो इसकी ट्रीटमेंट है उसके बताना है उसको भाई आपके पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, अब आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। एजुकेशन देनी है पेशेंट को। इनकरेज सिसेशन ऑफ टोबैको और अल्कोहल यूज़ थ्रो काउंसलिंग। उसको बताना कि भाई अब आपने इन चीज़ों को छोड़ देनी है, ये आपके जाके और आगे प्रॉब्लम करवा सकती है, आपकी हद तक के जान भी जा सकती है अगर आपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा तो। उसके बाद आता है एवोल्यूशन, लास्ट स्टेज है हमारा एवोल्यूशन। द पेशेंट मेंटेन ओरल हाइजीन विद रिड्यूस साइन ऑफ इरिटेशन। पेशेंट देखते हैं भाई पेशेंट अब बिल्कुल ओरल हाइजीन साफ हो चुकी है, उसकी ओरल अच्छी है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन का साइन नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। न्यूट्रिशन स्टेटस इज इम्प्रूव एंड मेंटेन, वेट इज स्टेबल। और क्या आगा इसके न्यूट्रिशन स्टेटस क्या आगा, इम्प्रूव हो चुका है, अच्छा हो चुका है, और मेंटेन है उसका वेट। ठीक है, जो पहले से वेट था अब थोड़ा सा गेन कर चुका है वेट। पेशेंट रिपोर्ट पेन इज कंट्रोल एंड टॉलरेबल। अब पेशेंट रिपोर्ट करके भाई मेरा पेन जो है कंट्रोल है और हमें बर्दाश्त के काबिल है ये पेन। नो साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑब्जर्व ड्यूरिंग केयर। आपने इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं देखा ड्यूरिंग केयर, केयर प्रोवाइड करते वक्त। पेशेंट शोज इमोशनल एडाप्टेशन, पार्टिसिपेट्स इन केयर डिसीजन एंड फॉलो अप द ट्रीटमेंट प्लान।
पेशेंट्स को जो है ना शो कराता है कि भाई इसने हमें इमोशनली अच्छे से अच्छा हमें ताउन किया हमारे साथ, हमारी जो डिसीजंस थे उसने फॉलो करे हैं अच्छे तरीके से, ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करा है, ठीक। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो चीज़ भी ना समझ में आई हो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, रिव्यूज़ बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।